हाँ, तो विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में अपन ने अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य और परिभाषा भी अपन ने समझे थे। आज अपन ये समझेंगे कि अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किस प्रकार से किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। किसी भी योजना का सफल क्रियान्वयन अच्छे कार्यक्रम पर निर्भर करता है। इसलिए एक अंकेक्षक को अपनी अंकेक्षण योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार एक उपयुक्त अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय अंकेक्षक को अपने ग्राहक के व्यवसाय के स्वभाव, आकार, संगठनात्मक ढांचे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लेखांकन प्रणाली तथा लागू की गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ध्यान में रखना चाहिए। मानक अंकेक्षण व्यवहार 8 के अनुसार यह बताया गया है कि एक अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले एक लिखित अंकेक्षण कार्यक्रम बना लेना चाहिए, जिसमें अंकेक्षण योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक प्रविधियां हो तथा कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश हो, जिससे अंकेक्षण कार्य को उचित प्रकार से संचालित एवं नियंत्रित किया जा सके। ऐसे वर्तमान में बाजार में छपे हुए अंकेक्षण कार्यक्रम लेखों के प्रत्येक पहलू के संबंध में उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु प्रत्येक व्यवसाय का स्वभाव और परिस्थितियां अलग अलग होती है। इसलिए एक अंकेक्षक को अपने अंकेक्षण कार्य के लिए खुद ही आवश्यकता अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम एक तालिका के रूप में होता है, जिसमें कार्य करने वाले कर्मचारी का नाम, कार्य का विवरण, कार्य प्रारंभ करने तथा उसके पूरा करने की तिथि इत्यादि का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता के व्यवसाय का नाम, स्थान, अंकेक्षण प्रारंभ करने की तिथि तथा अंकेक्षण की समय सीमा और लेखा वर्ष आदि की आवश्यक सूचनाओं का समावेश होता है। अब अपन एक अंकेक्षण कार्यक्रम का नमूना, स्पेसिमेन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं कि एक अंकेक्षक ऑडिट प्रोग्राम किस तरह का बनाता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ क्लाइंट लिखा जाता है, मतलब जिस क्लाइंट के फर्म की अपन ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, चाहे वो राम एंड सन्स है, राम एंड कंपनी है, वगैरह वगैरह। फिर अकाउंटिंग ईयर अंडर ऑडिट, ऑडिट में कौन सा अकाउंटिंग ईयर कवर हो रहा है, 1/4/19 से 31/3/20 या जो भी तिथि जिस अवधि का अंकेक्षण करना है वो यहाँ लिखी जाती है। टाइप ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, क्या है वो यहाँ लिखा जाता है। ऑडिट वर्क डन बाई 1 2 3 लिखे हुए हैं। जितने भी आदमी इस ऑडिट के काम में ऑडिटर द्वारा लगाए जाएंगे उनके नाम यहाँ आ जाएंगे। नेम ऑफ सीनियर ऑडिटर, इन सब में सबसे सीनियर कौन है उसका नाम यहाँ आ जाता है। इसके बाद में एक अपन प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें अब 4 कॉलम होंगे। पहला पर्टिकुलर्स ऑफ वर्क का होगा, दूसरा डेट ऑफ कमिटमेंट, कब शुरू होगा वो काम, फिर डेट ऑफ कंप्लीशन, कब खत्म होना है, और नेम एंड सिग्नेचर विथ डेट, जो आदमी इस काम को करेगा उसका नाम और साइन यहाँ हो जाता है। अब काम का बंटवारा जो हो रहा है उसकी डिटेल पर्टिकुलर्स ऑफ वर्क में होती है। पहला आइटम है कैश बुक।
जो व्यापारी की रोकड़ बही होती है उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, उसकी ये लिस्ट है। रिसीट वाउचर, रिसीट वाउचर का मतलब है पैसे आने पर जो रसीद अपन काटते हैं वो रिसीट वाउचर कहलाता है। कौन चेक करेगा क्या है। दूसरा पेमेंट वाउचर, जिन वाउचर्स के द्वारा भुगतान होता है व्यापार में वो पेमेंट वाउचर कहते हैं। टोटल चेक्ड, कैशबुक है, कैशबुक की डेबिट साइड की क्रेडिट साइड की डे वाइज टोटल्स चेक होती है, कौन करेगा वो सारा यहाँ विवरण होता है। पोस्टिंग टू लेजर चेक्ड, कैश बुक से लेजर में जो पोस्टिंग की जाती है उसे जो चेक करेगा उसका टाइम और उसके नाम और सिग्नेचर होंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेज चेक्ड, बैलेंसेज कैरी फॉरवर्ड जो टोटल करता है वही करता है, पर यह भी जांच का एक हिस्सा है कि पिछले पेज में जो है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और नेक्स्ट पेज में ब्रॉट फॉरवर्ड होता है, तो वो किसने चेक किए। कैश इन हैंड काउंटेड, जिस दिन अंकेक्षण शुरू करते हैं उस दिन कैश इन हैंड वो काउंट किसने किया उसके बारे में यहाँ जानकारी होती है। स्क्रूटनी फॉर अनटिक्ड आइटम्स, जब सारा ये काम हो जाता है, सब पे टिक लग जाते हैं, तो फिर बाद में देखा जाता है कि ऐसे कौन से आइटम है जिन पे टिक नहीं लगा। ये जांच स्क्रूटनी कहलाती है। स्क्रूटनी फॉर अनटिक्ड आइटम, ऐसे जो हैं उनको नोट किया जाता है कि क्यों नहीं लगा। तो ये कैश बुक के बारे में इतनी जानकारी ऑडिट में प्राप्त की जाती है। दूसरी है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में पेमेंट वाउचर्स, जो फुटकर खर्चे उनके पेमेंट हुए हैं उनके वाउचर्स देखना है। रिसिप्ट कंपेयर्ड विथ कैश बुक, जो प्राप्तियां हैं पेटी कैश बुक की उसको कैश बुक से कंपेयर करके देखना कि सही है कि नहीं, क्योंकि मैन कैश बुक में पैसा गया जब यहाँ आएगा। टोटल चेक वही चीज़ है, इसकी टोटलें किसने चेक की है। लेजर पोस्टिंग ऑफ कैश बुक चेक्ड, इसमें खर्चों के जो हेड है उसके हिसाब से कॉलम बने हुए होते हैं, उनकी टोटल होती है, देन उनकी पोस्टिंग संबंधित खाते में होती है, तो वो लेजर पोस्टिंग किसके द्वारा चेक की जाती है, इसका पूरा विवरण यहाँ होता है। इसके बाद तीसरा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या क्या चीज देखी जाती है। बैंक स्टेटमेंट एंड पासबुक चेक्ड, यदि पासबुक है तो पासबुक, नहीं है तो बैंक के आजकल स्टेटमेंट आते हैं उनको चेक किया जाता है। किससे, कैश बुक के बैंक कॉलम से। दूसरा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड कंपेयर्ड विथ बैंक पासबुक एंड एंट्रीज रिलेटिंग टू सक्सीडिंग ईयर्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है कि जब कैश बुक है उसमें बैंक कॉलम है उसका बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस एक पर्टिकुलर डे को मिलता नहीं है, तो उसके कारणों का पता लगाने के लिए जो विवरण पत्र बनाते हैं उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। और जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो अपन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कि जो एंट्री कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है उनके टिक लग जाता है, जो बची हुई एंट्री है वो रिकंसिलिएशन का पार्ट होती है। तो कुछ तो अब कैश बुक के बैलेंस को बेस लेते हैं तो कुछ आइटम्स जुड़ते हैं, कुछ घटते हैं और लास्ट में जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो प्राप्त हो जाता है। तो जो लिखा है इनमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड कंपेयर विथ बैंक पासबुक, नेचुरल है कैश बुक को और पासबुक को अपन या बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, जो एंट्री हैं टिक होने से छूट जाती है उनके आधार पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। और जो एंट्रीज नहीं आई है उनमें कुछ ऐसी होती है जो बैंक में लिखी है परंतु कैश बुक में नहीं लिखी है, बैंक ने कोई खर्चे वसूल किए हों, ब्याज दिया हो इत्यादि। इसी तरह से कुछ एंट्रीज कैश बुक में ऐसी होती है जो कैश बुक में लिखी होती है पर बैंक में नहीं आती, जैसे चेक आपने जमा कराए अभी क्लियर होकर नहीं आया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। तो ये कारण होते हैं। तो कुछ आगे की अवधि के चेक दिए हुए होते हैं तो उसका भी अपन को पता लगाना होता है। थर्ड है
सर्टिफिकेट फॉर कंफर्मेशन ऑबिटेंट। कंफर्मेशन का मतलब है बैलेंस कंफर्मेशन। यदि आपके पास पासबुक है, स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी आप ले सकते हैं, उस पर साइन नहीं है तो आप बैंक से उस दिन के बैलेंस का सर्टिफिकेट भी मंगा सकते हैं। देन है अनटिक्ड आइटम ऑफ बैंक पासबुक एंड स्टेटमेंट्स स्क्रूटनाइज। जो भी बैंक पासबुक और कैश बुक में आइटम्स हैं उनमें जो अनटिक्ड रह गए हैं उनकी विस्तृत जांच करने की बात है। तो ये 4 चीजें बैंक अकाउंट की जांच में अपन ध्यान रखते हैं। उस मतलब इनका इस कार्य का बंटवारा करके अलग अलग ऑडिटर को दिया जाता है। देन है चौथी सेल्स बुक। सेल्स बुक में काउंटर फाइल्स एंड इनवॉइसेज चेक्ड। जो अपन बिल देते हैं देनदारों को तो उनके काउंटर फाइल्स और इनवॉइसेज हैं उनको चेक करते हैं कि भाई उसमें जो लिखा हुआ है अमाउंट वही सेल्स बुक में है कि इनकी जो टोटल्स हैं कि सेल्स बुक की वो चेक की जाती है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग चेक की जाती है। स्क्रूटनी फॉर डिस्काउंट कमीशन इफ एनी। यदि अपन ने डिस्काउंट दिया है, कमीशन दिया है, उसकी डिटेल में स्क्रूटनी का काम कौन करेगा। वेदर एनी सेल्स टू डायरेक्टर्स, देयर रिलेटिव्स और कंपनीज और फर्म इन विच दे आर इंटरेस्टेड। तो ऐसे कोई लोग जो डायरेक्टर हैं या उनके रिलेटिव्स हैं डायरेक्टर्स के, या कंपनीज है या फर्म्स है जिनमें डायरेक्टर्स का या मैनेजर्स का इंटरेस्ट है, तो ये जो चेक करने का काम है वो किस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। और लास्ट में स्क्रूटनी फॉर अनटिक्ड आइटम, कोई टिक नहीं हुए हैं तो उनको चेक करना। तो सेल्स बुक में ऑडिट करते समय इन चीज़ों की अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगला आइटम है 5वां, सैलरी एंड वेजेज बुक। कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन, एडिशन, रेट्स, सिग्नेचर ऑफ वर्कर्स एंड स्टाफ चेक, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। कैलकुलेशन मतलब जो मजदूरी की गणना की है। एडिशंस का मतलब उनकी जोड़ें वगैरह चेक करना। रेट्स, दरें चेक करना जो उनके साथ समझौता हुआ उससे। पेमेंट होता है तो उनके सिग्नेचर्स चेक करना। उसके बाद दूसरी चीज़ है ओवर टाइम पेमेंट के बारे में जो भी संबंधित रिकॉर्ड है उनको चेक करना। थर्ड है एंट्रीज चेक्ड इन कैश बुक टैलीड विथ सैलरी एंड वेजेज बुक। जो सैलरी और वेजेज बुक में जितना भुगतान है, पेमेंट किया है, वो कैश बुक से टैली करने का काम कौन करेगा, क्या है, ये है। उसके बाद है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर की अपन चेकिंग करते समय क्या क्या देखेंगे। एंट्रीज वाउच्ड विथ रिलेवेंट वाउचर्स। जो वाउचर बने हैं उनसे जर्नल में की हुई एंट्रियों की जांच करेंगे। पोस्टिंग चेक्ड विथ लेजर। जर्नल में जो एंट्री की उनके लेजर में पोस्टिंग चेक करेंगे। स्क्रूटनी फॉर अनटिक्ड, कोई जर्नल एंट्री टिक नहीं हुई है तो उन सब के डिटेल लेके अपन अपने पास नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला आइटम है पर्सनल लेजर्स। पर्सनल लेजर का मतलब देनदार और लेनदारों के लेजर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर। उनमें क्या क्या देखा जाता है। ओपनिंग बैलेंसेज चेक्ड, पोस्टिंग फ्रॉम ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज मतलब सेल्स बुक या परचेज बुक, रिटर्न बुक, उनसे। बैलेंसेज ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स इफ एनी टैलीड। कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट, उनके बैलेंसेज, उनके संबंध में सारी एंट्रीज को चेक करना, ये जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा
वो यहाँ लिखा जाता है। क्लोजिंग बैलेंस चेक्ड विथ ट्रायल बैलेंस, अंत में सारे डेटर्स वगैरह हैं उनकी लिस्ट बन जाती है, उनके क्लोजिंग बैलेंस चेक किए जाते हैं और टोटल जो ट्रायल बैलेंस में लिखी गई है उसकी जांच की जाती है। स्क्रूटनी फॉर अनटिक्ड आइटम, जो टिक नहीं हुए आइटम उनकी स्क्रूटनी करके नोट्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद स्टॉक लिस्ट में क्या क्या देखा जाता है? टेस्ट चेकिंग या डिटेल चेकिंग ऑफ एंट्रीज विथ स्टॉक बुक्स वेयर केप्ट, स्टॉक की जो अपने बुक जहाँ मेंटेन की जाती है उसमें सारी एंट्रीज की डिटेल चेकिंग भी कर सकते हैं, टेस्ट चेकिंग भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एग्जामिन्ड विथ परचेज एंड सेल्स वाउचर्स, जो स्टॉक का मूल्यांकन किया गया है उसमें जो रेट्स ली गई है उनमें जो अपने परचेज वाउचर्स हैं उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है, कौन सा मेथड काम में लिया है। वेदर अलाउंस मेड फॉर ओल्ड depreciated goods lying in the stock and stock of goods on consignment, यदि कोई माल खराब था उसके बारे में कोई अलाउंस दिया है तो उसकी जांच करना, और यदि ऐसा कोई माल स्टॉक में पड़ा है तो उसके मूल्यांकन कम किया है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कंसाइनमेंट पे कोई माल भेजा है तो उसके बारे में, जिनकी जांच जिस व्यक्ति द्वारा की जाती है उसके बारे में यहाँ सूचना लिखनी चाहिए। फिर है स्टॉक लिस्ट कंपेयर विथ दैट ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर प्राइसेज, मेथड ऑफ वैल्यूएशन एसेट्रा फॉर वेरिएशन। अब क्या स्टॉक लिस्ट जब बन जाती है तो उसको पिछले साल की लिस्ट से कंपेयर किया जाता है, उनकी प्राइसेज देखी जाती है, क्या अंतर तो नहीं है तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है। स्टॉक का मूल्यांकन जो किया गया है पिछले साल और इस साल उसका तरीका एक ही होना चाहिए, यदि चेंज हुआ है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने को नोट करना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ स्टॉक ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट, स्टॉक का मैनेजमेंट से अपने को प्रमाण पत्र लेना होता है। ये सारे काम स्टॉक लिस्ट के संबंध में एक अंकेक्षक द्वारा किया जाता है, जिसमें अंकेक्षण का ये चीज़ें कौन कौन व्यक्ति करेगा उनका नाम सामने लिख के कब तक पूरा करना है ये सारा यहाँ प्रोग्राम में लिख दिया जाता है। फिर आती है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में चेकिंग ऑफ क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट फ्रॉम डेटर्स, कोई डेटर से डेबिट नोट मिला है या अपन ने क्रेडिट नोट दिया है तो उनको जांच करना। चेकिंग ऑफ गुड्स इनवर्ड रजिस्टर एंड स्टॉक रजिस्टर, नेचुरल है माल लौट के आया है, गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में भी लिखा जाएगा। जैसे गुड्स इनवर्ड रजिस्टर में लिख दिया उसके बाद जो माल आया वो स्टॉक रजिस्टर में चढ़ाना पड़ेगा, तो ये एंट्री चेक करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन ने क्रेडिट नोट भेज दिया और माल आया ही नहीं, स्टॉक बढ़ा ही नहीं, तो माल कहाँ गया। इसी तरह से कंफर्मेशन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अपन देनदारों को उनके खाते की कॉपी भेज के उनसे कंफर्मेशन मंगवाते हैं। तो ये चीज़ें जो चेक करेगा व्यक्ति कितने दिन में कब कब करनी है, ये सारी डिटेल यहाँ लिख दी जाती है। उसके बाद परचेज रिटर्न बुक, वो सेम ही चीज़ है कि चेकिंग ऑफ क्रेडिट नोट ऑफ सप्लायर, यहाँ डेटर्स डेबिट नोट देता है अपन क्रेडिट नोट देते हैं, और यहाँ क्रेडिटर क्रेडिट नोट देता है अपन डेबिट नोट देते हैं, तो इनकी जांच करना। कन्फर्म फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कन्फर्म करवाना। और चेकिंग ऑफ गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर, माल अपन ने चूँकि लौटा है तो गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में लिखा हुआ होगा, उससे जांच करना। इसके बाद में दूसरी चीज़ों में जो फिक्स एसेट्स होती है उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, उसकी जांच, और डिस्पैच रजिस्टर की जांच की जाती है। तो ये ऑडिट प्रोग्राम पूरा बना हुआ है। अब आती है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर ऑडिट। ऑडिट के लिए
जो बुक्स मेंटेन की गई है या जो दूसरे रिकॉर्ड दिए जाएंगे उसकी लिस्ट बनाकर दी जाती है, ताकि ऑडिटर को पता रहे और नियोक्ता को और उसके कर्मचारियों को भी पता रहे कि उनको क्या क्या चीज़ें दी गई है। उसकी लिस्ट बना दी जाती है, जिसमें बुक्स में कैश बुक है, सेल्स बुक है, परचेज बुक है, पेटी कैश बुक है, रेंट रजिस्टर है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बीआर बुक है, बीपी बुक है, फिक्स एसेट्स का रजिस्टर है, डिस्पैच रजिस्टर है, जर्नल है, लेजर दो तरह की होती है, जनरल लेजर और पर्सनल लेजर। तो पर्सनल लेजर में डेटर्स और क्रेडिटर्स के अलग अलग होते हैं। फिर स्टॉक रजिस्टर है, बैंक पासबुक्स या बैंक स्टेटमेंट की फाइल है, सैलरी एंड वेजेज बुक या सैलरी और वेजेज के स्टेटमेंट फाइल, वाउचर्स फाइल एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो ये सारा लिस्ट बना के ऑडिटर को सुपुर्द किया जाता है। इसमें भी कब दे रहे हैं वो डेट आ जाती है, नंबर ऑफ बुक्स और फाइल्स कितनी आ जाती है, और लेने वाले जिसको अपन हैंड ओवर करते हैं वो अपने इस पे इनिशियल करके दे देता है। एक कॉपी अपने पास रखता है, एक जिससे लेता है उसको दे देता है। इसके बाद जो वाउचर्स फाइल और अदर रिकॉर्ड्स मैंने बोला, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पेमेंट वाउचर फाइल होती है, काउंटर पार्ट ऑफ रिसीट्स, रसीदें देते हैं तो उसकी काउंटर फाइल होती है, और परचेज बिल फाइल अलग होती है, डुप्लीकेट ऑफ सेल्स इनवॉइसेज, मान लो अपन ने सेल्स इनवॉइस बिल बना के भेज दिया, किसी ने डुप्लीकेट मांगे हैं तो उसकी फ़ाइल अलग होती है, जर्नल वाउचर्स की फ़ाइल अलग होती है, कंपनी है तो मिनट्स बुक होगी, अदर स्टेशनरी बुक्स जो भी मेंटेन की जाती है वो, अदर रिकॉर्ड्स जो भी है स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट वगैरह है। तो ये ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई। इसके बाद अपन एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे।